अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। कराची के हालात को समझने के लिए आपके सामने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी को रखते हैं और मियामी के तब्दील होते हुए हालात से कोशिश करते हैं कि कराची के बदतर और अगर कभी तब्दील हो सके ये हालात तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मियामी जो कि फ्लोरिडा रियासत का एक शहर और कराची ही की तरह एक साहिली शहर है, पोर्ट सिटी है। मियामी भी कराची की तरह आज से 3 दहाइयों पहले तक बदमनी की लपेट में था। दुनिया के गैर महफूज तरीन शहरों में उसका शुमार होता था। सबसे पहले आपको ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं ये 1980 से पहले के मियामी के मनाजिर हैं, जब मियामी के साहिल पर दिन दहाड़े लाशें दिखाई देती थी। दुनिया भर के मुनशियात फरोश और गैर कानूनी असलहे का कारोबार करने वाले बिलखुसूस मैक्सिकन, ब्राजीलियन और क्यूबन ड्रग कार्टल्स मियामी को अपनी जन्नत बनाए हुए थे। गैंगस्टर्स ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कराची में। जिस तरह कराची में लियारी गैंग और हमारे कच्चे के इलाकों में छोटू गैंग जैसे गैंगस्टर्स काबिज हुए, वैसे ही मियामी भी गैंगस्टर्स के कब्जे में आ चुका था। मियामी में भी कराची की तरह बदमनी थी, लेकिन फिर रियासत ने फैसला किया कि हम मियामी के हालात को ठीक करेंगे, रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जराइम पेशा अनासिर का खात्मा करेंगे, गैंगस्टर्स का खात्मा करेंगे, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे के डीलरों से अपने शहर मियामी को पाक करेंगे। और फिर रियासत ने जुर्रत और दिल का मुजाहरा किया और फिर वही मियामी जिसके साहिल पर दिन दिहाड़े लाशें दिखाई देती थी, आज उसके जजीरों पर $5 करोड़ से कम मालियत में कोई घर नहीं मिल सकता। जिस शहर से मुनशियात और बारूद की बू आती थी, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं आज के मियामी के, जो तब्दील शुदा मियामी जिसको रियासत ने तब्दील किया। जिस शहर से मुनशियात और बारूद की बू आती थी और लोग शहर से दूर भागते थे, उसी मियामी के इंडियन क्रीक विलेज को 2010 में इस सियारे पर यानी जमीन पर सबसे कीमती और मुनफरिद जगह करार दिया गया। जिस मियामी में दहशत और खौफ का राज था, आज वहां दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज तरसती हैं कि उनके घर वहां पे हों, जैसे कि लातीनी अमेरिका की मारूफ गुलकारा ग्लोरिया स्टेफन का घर मियामी बीच पे, मैडोना मारूफ हॉलीवुड अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलन का घर आपको मिलेगा मियामी के स्टार बीच पे। मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम कोलंबियन गुलकारा शकीरा, मारूफ अतालवी फैशन डिजाइनर ज्ञानी वर्साचे, जिसका घर इस वक्त भी अगर आप खरीदना चाहें तो आप 8 करोड़ पाउंड में खरीद सकते हैं। अमेरिकी गुलकारा और अदाकारा जेनिफर लोपेज का घर भी आपको मियामी में मिलेगा। मारूफ अमेरिकी बॉक्सर फ्लॉयड मैवेदर, दुनिया के मारूफ बास्केटबॉल प्लेयर शेको नेल समेत दुनिया की कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनके घर मियामी के उन जजीरों पर है जहां कभी दिन दिहाड़े लाशें, कोकेन और चर्स मिला करती थी। हालात कराची से भी बदतर थे, लेकिन गुज़श्ता साल 1.5 करोड़ सयाहों ने मियामी का रुख किया। 1.5 करोड़ सयाह टूरिस्ट मियामी के जजीरों पर और मियामी की बीचेस को देखने के लिए आए। इसी तरह से मियामी हेरल्ड के मुताबिक इन 1.5 करोड़ से जायद सयाहों ने $24 अरब से जायद खर्च किए और मियामी की इकोनॉमी को मजबूत किया। अमेरिका के सिर्फ एक शहर मियामी में 2015 में 1.5 करोड़ सयाह आए और पाकिस्तान में 2015 में पूरे साल में जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली को रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसके मुताबिक सिर्फ 5,500 गैर मुल्की टूरिस्ट पाकिस्तान में आए, जबकि मियामी में 1.5 करोड़ टूरिस्ट जो है वो एक साल में पाकिस्तान में मियामी में आए और पाकिस्तान में 5,500 टूरिस्ट जो हैं वो आए। अब जरा आपको दिखाते हैं एक डॉक्यूमेंट्री जो मियामी पे बनी, उसमें एक मेयर मियामी के वो क्या बता रहे हैं कि हमने किस तरह से मियामी को तब्दील किया, जरा देखते हैं। Ladies and gentlemen, I'm Mayor Randy Christmas of Miami, Florida. It concerns a vicious attempt by organized crime to take over the entire state of Florida. But for the alert and courageous work of Florida's law enforcement agencies and the integrity of its governmental administrations, this threat might have been made good. I take this opportunity to issue a warning to the people of every state in the nation. It could happen in your state. We are dedicated here in Florida to the belief that it will never again happen to us. राइट जी, इसे कहते हैं रियासत के विल और रियासत की कमिटमेंट। अगर रियासत तय कर ले, आखिर क्यों नहीं पाकिस्तानी ये रियासत तय कर पा रही कि हमने कराची से जराइम पेशा अनासिर का खात्मा करना है,
क्यों नहीं पाकिस्तानी रियासत ये तय कर पा रही कि हमने कराची को गैंगस्टर से पाक करना है, ड्रग कार्टल से पाक करना है, हमने कराची में जो हाइड आउट्स बनी है उनको खत्म करना है। आखिर रियासत ये क्यों तय नहीं कर पा रही कि हम भी कराची को मियामी की तरह एक खूबसूरत साहिली शहर बनाएं, जहां 1.5 करोड़ सियाहत के लिए आए और जहां 24 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हो एक साल के अंदर। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और चौधरी निसार अली खान कल तशरीफ लेकर गए कराची में। जो अफसोसनाक 2 साहने हुए कराची में, जिसमें से एक चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा और दूसरा अमजद साबरी के दिल खराश शहादत। उसके बाद अब क्या सूरत हाल बनेगी कराची की? क्या वाकई अमन बहाल हो पाएगा या सिर्फ दौरे ही रहेंगे इसी तरह से जैसे माजी में होते रहे? इस पे बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आप से उनका तारुफ करवाऊं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल सीनियर मेंबर फैसल करीम कुंडी साहब। सर, थैंक यू सो मच। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो स्टेक होल्डर भी है कराची के हालात की, उसके सेनेटर, पंजाब से वाहिद इकलौते सेनेटर हैं मियां तीक साहब। सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा जान अचकजई साहब। सर, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। जैदी साहब, सर आपसे ही शुरू करूं। आप तो दुबई में, दुबई भी दुनिया में एक एग्जांपल है डेवलपमेंट की। ये कब कराची से खौफ, बोरीबंद लाशें, कत्ल, खून, दहशत कब खत्म हो सकती है सर? दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। आपने मियामी का एक एग्जांपल दिया। अर्ली 90s में मैं देख चुका हूं मियामी को, काफी बेहतर हो गया था। लेकिन अर्ली 90s में मैंने न्यूयॉर्क को भी देखा था, जो न्यूयॉर्क काफी खतरनाक था। माने ऐसी जगहें थी न्यूयॉर्क में कि जहां पे जाना वो गैंग्स थी, मतलब टफ वॉर हुआ करती गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। हाँ, टर्फ वॉर थी ना, ड्रग ट्रेड थी, टर्फ वॉर थी, बिल्डिंगों पे कब्जे थे, जो कि स्पेशली अपर वेस्ट साइड जो थी न्यूयॉर्क की। और अगर आप उधर ब्रुकलिन वगैरह में चले जाएं, वहां पे भी ऐसे इलाके थे। एक तो वो अफ्रीकन अमेरिकन की टर्फ वॉर थी, दूसरी इटालियन माफिया भी वहां, बहुत सारी माफिया वहां पे अपना वो काम करती थी। उसकी जो और रिसेंट एग्जांपल है वो रियो डी जेनेरो की है, ब्राजील की। ब्राजील के अंदर भी यही हाल था। और अब इनफैक्ट ब्राजील में तब वो इलाके जो गैंग इन्फेस्टेड थे और जहां पे जाना अपने लोकल ब्राजीलियंस को नहीं जाना, वो अब टूरिस्ट स्पॉट बन गए। वहां पे टैक्सी ड्राइव करके आपको ले जाती है और बताती है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी। देखें, मैं एक थोड़ी सी कल थोड़ी सख्त बात करने लगा। अपने कातिलों को जब अपना मसीहा समझने लगती है ना कोई कौम, तो वो कौम बदल नहीं सकती। जब उन लोगों को मसीहा समझने लगती है कि जिन्होंने कौम का पैसा लूटा, वो कौम बदल नहीं सकती। जब उन लोगों के पीछे पड़ जाती है, शॉर्टकट लेना शुरू कर देती है, खुद ब्रेक करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो हमारे हाकिम है वो खुद रूल ऑफ लॉ ब्रेक करते हैं। तो आपका जो सवाल है कि ये कब बदलेगा कराची, आपको जी मेरी बिल्कुल, आवाज आ रही है? तो आपका जो सवाल है कि कराची कब बदलेगा, हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन में एक बड़ा सिंपल सा एक था, हम बदलेंगे तब बदलेगा, या तुम बदलोगे जब बदलेगा। सही। अगर हम अपने आप को ही नहीं बदलेंगे तो आप कैसे, आप हुकूमत कैसे कर सकते हैं बदले? मुझे जरा ये समझा दें आप कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, थोड़े से आप लोगों को हटा दें। कौन से चार्जेस, कौन से करप्शन के, किन किन चार्जेस उनके ऊपर लगे? राइट। चले मैं आगे बढ़ता हूं जरा। पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है और एमक्यूएम ऑब्वियसली जो इस वक्त ऑपोजिशन में भी है और नामजद मेयर है एमक्यूएम के वसीम अख्तर साहब। तो मियां अतीक साहब, सर कराची का मेयर वसीम अख्तर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो कराची का नक्शा मैंने खींचा है और जिसकी तरफ मजीद उसको स्ट्रेंथन कर दी बात मेरी अली जैदी साहब ने, तो उससे कैसे ये चैलेंज जो है पूरा होगा? देखिए, बिल्कुल आज 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं उनको लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हुए। आज तक मेयर को इख्तियार नहीं दिया गया, मेयर बनाया ही नहीं गया। तो पहली बात तो ये है कि जब मेयर बनेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा, इससे पहले भी जो हमारे मेयर रहे उन्होंने किस तरह काम किया। टीम का एक काम होता है हर जगह पे, फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक ज़रूर बात है, अभी आपने कहा रियासत, आज जो रियासत है वो कहाँ है?
وہ بٹی ہوئی کیوں ہے؟ یہ جو جب تک ہم مصلحتوں سے مفاہمتوں سے باہر نہیں آئیں گے، چونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے اس کی آڑ میں اس کو خراب نہ کیا جائے. تو اس لیے اب جب ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہی لوگ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، جب تک ان ماسٹر مائنڈز کو، ان کی گرفت کو کمزور نہیں کیا جائے. الزام ویسے آپ لوگوں پہ بھی لگتا ہے نا کہ آپ شریک جرم ہے. میں جواب دیتا ہوں. ماسٹر مائنڈ رہے ہیں آپ لوگ. آپ کہنے کی بات ہے، شکر ہے یہ آپ نے کہا کہ رہے ہیں، آج نہیں ہے. یہ بھی آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں اتنا لیوریج دے دیں. میں تو آپ کو نہیں روک سکتا اگر آپ یہ بھی کہیں کہ آپ آج بھی سب کچھ کرا رہے ہیں. کہنے والا کہہ سکتا ہے. جب قائد تحریک نے یہ کہہ دیا کہ جو غلط ہے چاہے ہمارے ساتھ ہے یا کسی پارٹی میں اس کا کسی مسلک سے تعلق ہے، کسی مذہب سے تعلق ہے، آپ اس کو پکڑ کر لائیں، اس کو کٹہرے میں لے کر جائیں، اس کو سزا دیں، اور اس کے بعد ہی تبھی تو یہ ٹھیک ہوگا. تو کیوں نہیں؟ کیا ہم صرف اور صرف بس وہ لاشیں اٹھانے کے لیے ہی ہیں؟ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے، میرے ساتھیوں کو، ہمارے لوگوں کو جن لوگوں نے قتل کیا، ان کو تو آج تک نہیں پکڑا گیا. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو وہی ہے نا. صحیح. کنڈی صاحب، قائم علی شاہ صاحب نے 3 گھنٹے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ اپنا خطاب کیا 2 روز پہلے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 12 مئی کے ذمہ دار کون ہے، لیکن ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ قاتلوں، چوروں، ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے سے ملک ڈی سٹیبلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 12 مئی کا جو واقعہ چیف منسٹر صاحب نے بیان کیا، اس وقت تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، اور جب وہ واقعہ جس پیرامے میں ہوا تھا اس وقت تو پھر چودھری افتخار صاحب بھی واپس بحال ہو چکے تھے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس وقت، حالانکہ وہ رہے اور اتنے زیادہ کافی عرصے تک رہے. 100 موٹیشن لیے، پیاز اور ٹماٹر اور انڈوں اور سب چیز پہ لیے، لیکن اس پہ تو نہیں لیے انہوں نے. ڈیفینیٹلی ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے 3 گھنٹے اسپیچ کی، اور ان کے ایک جمہوریہ کہ انہوں نے ڈیٹیل ایک سندھ اسمبلی کو جو بریف کیا جو بھی ہے، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا. لیکن جہاں تک سندھ کی بات ہے، جو یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ایک اغوا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا، اور دوسرا جو امجد صابری کی جو شہادت ہے، وہ ایک بڑے افسوسناک واقعے ہیں. اور جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس میں جس طریقے سے دہشت گرد جو ہیں وہ پسپا ہوئے ہیں اور اپنی ایک نیوز بنانے کے چکروں میں کبھی خدا نخواستہ پشاور کے اسکول پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یا چارسدہ میں یونیورسٹی پہ چلے جاتے ہیں، یا لاہور کے کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، یا اس قسم کے جو ٹارگٹس ہیں، سافٹ ٹارگٹس جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نیوز بنے اور ایک خوف پھیلے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا میرے خیال میں تقریباً 6واں بڑا شہر ہے، اور ڈیفینیٹلی تھوڑے بہت وسائل کی بھی کمی ہوگی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے کسی طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ آئے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ سیٹ اپ آئے گا، آپ کے ناظمین آئیں گے، آپ کے کام ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ورک لوڈ شیئر ہوگا، اور مل کر ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کام کرنے کی. جیسے صوبائی حکومت اس وقت موجود ہے، کل فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر وزیر داخلہ گئے، اور پھر آرمی چیف وہاں پہ گئے، اپنے رینجرز اور فوج اور سارے جو مل کے جو ایک چیز ایک آپریشن کر رہے ہیں، ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں دوسری رائے نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سٹینڈ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے آخری حد تک جائیں گے. لیکن سر یہ اس طرح لگ نہیں رہی نا صورتحال. یہ ابھی ایک چینل کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اور ڈی جی رینجرز نے جو حالیہ ایک بیان دیا ہے اس چینل کے مطابق، جو بڑا تشویشناک ہے، اور یہ بات آج سے 5 سال پہلے افتخار چودھری صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی. وہ ذرا میں جان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، ایک شارٹ بریک سے واپس آتا ہوں. بریک کے بعد ویلکم. جان صاحب، کئی سال پہلے افتخار چودھری صاحب نے کراچی امن و امان کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں، ختم ہو جانے چاہیے تھے نا. لیکن ابھی ڈی جی رینجرز یہ کہہ رہے ہیں جنرل عائل شریف سے کہ شہر کا امن خراب کرنے کے لیے
सियासी जमातें कलअदम तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। देखिए क्या फिर चेंज क्या आया? चेंज आया है, बिल्कुल हमें जो है हकायक को नहीं छुपानी चाहिए। 90% जो है जो क्राइम्स रहे हैं माजी में वो आज ख़त्म हो चुके हैं, वो कराची ऑपरेशन की वजह से। हाँ, 10% अभी बाकी है, और उसकी वजह हमें सबको मालूम है, कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या रेंजर्स सिर्फ पुलिस की ताउन और रिफॉर्म के बगैर कर सकते हैं? नहीं। क्या आपको CCTV कैमरे नज़र नहीं आते हैं जो इस पूरे शहर में, जिसकी 3 करोड़ की आबादी है, उसमें 2,500 जो है कैमरे हैं, वो भी 60% काम नहीं कर रहे हैं। 2010 के लिए उसकी कोई बजट नहीं हुई है, जबकि एक लंदन शहर की तरह जिसकी आबादी 80 लाख है, तकरीबन 4.5 लाख कैमरे लगाए गए हैं, वो भी फंक्शनल है। क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि सिविलियन जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनकी इदारे, उन पर कितना रिफॉर्म हुआ है, काम हुआ है? क्या हमें ये नजर नहीं आ रहा कि मजमूई तौर पर सिंध ने बजट में कितनी एलोकेशन की है? चलिए आप दहशतगर्दी के मसले को अपनी जगह रखिए, थर में क्या हो रहा है? पिछले साल 52 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट ऑस्मोसिस प्लांट्स वहां पे जो है प्लांट किए गए थे। आप ये तारीफ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की या तनकीद कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको हकायक बता रहा हूं कि ये किसका काम है, तो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना। अब लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और उसके लिए सिर्फ आप रेंजर से तो नहीं कर सकते कि वो सब चीजों को जीरो करें जबकि आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी प्लानिंग डिसफंक्शनल है। सर की मिसाल में आज आज हम मीडिया को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी बच्चे मर रहे हैं, 50% से ज्यादा वो जो है प्लांट वो मर चुके हैं क्योंकि लेक ऑफ मेंटेनेंस है वहाँ पे, उनकी कोई तवज्जो या टेंशन नहीं है। कराची दुबई से चलाया जा रहा है ट्विटर, और दुबई के जरिए आप पूरे गवर्नेंस कर रहे हैं। आज भी जो है कायम अली शाह साहब के पीछे जो है आदि फरियाल तारफू साहिबा चला रही है, उससे पहले कोई टपी साहब थे। हमें ये मानना पड़ेगा कि एक सीरियस गवर्नेंस क्राइसिस कराची में है। ये पूरे, अगर आप हर इदारा वेट नहीं उठाएगा तो कराची में 100% अमन बहाल करना नामुमकिन है। आई रिपीट, इम्पॉसिबल है। अगर हम यह हकायक फेस करने के लिए तैयार नहीं है और अब भी मुशगाफियों से और दूसरे लेफ्ट राइट जो है आर्गूमेंट करने से हम अपने मसाइल को वहां पे जो गवर्नेंस के मसाइल है उसको हाइड नहीं कर सकते। क्या आपको फेडरल गवर्नमेंट ने रोका है कि आप जो है वहां पे नैब के हवाले से रिफॉर्म ना करें? क्या आपको फौज ने रोका है कि आप एक कमिश्नर को जो है अच्छा कमिश्नर जो कराची का है उसको आप जो है ट्रांसफर करें? क्या आपको फेडरल गवर्नमेंट ने रोका है कि आपका IG है उसे तमाम ट्रांसफर के पावर जो है IG तो खुद करप्शन के इल्जाम के तहत उसको हटाया गया। यानी जब जिस सूबे का पुलिस कमांडर इन चीफ जो है वो करप्शन के चार्जेस पे हटाया जाए तो उस पे लॉ एंड ऑर्डर क्या? और जब अच्छा IG आता है उसके ट्रांसफर और पोस्टिंग के इख्तियारात इंटरनल मिनिस्ट्री को या इंटरनल मिनिस्टर को जाते हैं, तो क्या इसको पैसा और रिश्वत बनाने के लिए राय हमवार की जा रही है? आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम ये हकायक नहीं देखना चाहते? और फिर हम कह रहे हैं जी बिल्कुल वहां पे इंडिया की मुदाखलत है, लेकिन हम क्या हमें मानना पड़ेगा सीरियस गवर्नेंस इश्यूज है। जहां पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे है, सूबों के लेवल पे, हमें उसकी डिफेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इंप्रूव करना है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये सियासत की क्वालिटी है। राइट। अली जहरी साहब, सर ये खूनी साल कराची के जो है वो खत्म नहीं हो रहे। गुज़श्ता 25 साल से हम देखते हैं दानिश्वर कराची में मारा गया, डॉक्टर मारा गया, इंजीनियर मारा गया, हकीम सईद जैसा बेजरर शख्स मारा गया, शायर अदीब मारे गए, शोबिस के लोग मारे गए, सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग मारे गए। मतलब सबसे सस्ती चीज जो है वो लगती है शायद मौत जो है ना वो सबसे आसानी से दस्तयाब होगी कराची में। 8 साल से अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर हैं कायम अली शाह साहब, और 2018 तक वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे दुनिया के चंद लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव्स में से। फिर किस तरह से चेंज आएगा सर? अब क्या कोई ऊपर से अबाबीर उतरेंगे कंकर लेकर? अच्छा, हो सकता है शायद अबाबील ही उतरे, अब अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मैं अतीक साहब की बातें थोड़ा सा एक बात पे एग्री करता हूँ, और बल्कि मैंने सपोर्ट भी की थी लोकल बॉडी के अगले इलेक्शंस के अगले दिन ही मेरी फारूक सुतार साहब से बात हुई थी कि जो भी इलेक्ट होके आए मेयर, जिन चाहे यूसी से लेके डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट से लेके ऊपर तक, इमीडिएटली उनको बाइख्तियार करें, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और उनको अथॉरिटी भी दें साथ साथ, ताकि वो जो काम करना है कर सके, ताकि लोगों को पता चले कि कौन काम करता कौन नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अलायंसेज। ये आई एम ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग, और मैं दोबारा भी बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि 100% ये इख्तियारात मेरे को देने चाहिए। आपको जो आपने बात की कि ठीक कैसे होगा, देखिए कराची के अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई है, ना इन्वेस्टमेंट हुई है, ना हेल्थ रिफॉर्म्स या कोई अस्पतालों का आप हाल देखें। जिला अस्पताल फेडरल से हुकूमत के पास आ गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज
اور لا اینڈ آرڈر بالکل تباہ ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ کنڈی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ دوستی اپنی جگہ, لیکن جو کر رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتا ہے لوگوں کی جان کو پروٹیکٹ کرنا. اب بدقسمتی سے قائم علی شاہ صاحب ہمارے پہ حکومت کے فلور پہ کھڑے ہو کے امجد صابری کا نام ہی بھول جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اندر دیکھنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کو بدل جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وائی ڈز پیپلز پارٹی انقلابی منشور لے کے آئی تھی, وہ ابھی تک قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ رائٹ. یہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے. یہ میں کنڈی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا کہ سر آخر کیا مجبوری ہے کہ قائم علی شاہ صاحب ناگزیر ہو چکے ہیں, مطلب پے در پے فیلئر در فیلئر کے باوجود کیوں ناگزیر ہو گئے ہیں؟ تبدیل کیوں نہیں ہو سکتا چیف منسٹر سے؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک ٹارگیٹ ہے, آپ ایک چیف منسٹر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. جہاں شریف صاحب نے بہت لمبی تمہید ایک باندھی ایک سندھ حکومت کے اوپر, بڑی اچھی بات ہے, چارج شیٹ لگائی, لیکن مسلم لیگ کی محبت میں ان کو پنجاب بھول گیا. کہاں گیا وہ چھوٹو گیا جن کو پکڑا گیا تھا؟ ان کی تو کوئی ویڈیو 8 سال میں پکڑے گیا وہ بھی نہیں, وہ ان کی تو کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی ابھی تک. یہ نہیں بتایا گیا اس کے پشت پہ کون تھے, چھوٹو گینگ کے پشت پہ. کل ہی آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کو انہوں نے سپیچ کرنے لوگوں نے دی وہاں پر. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب جب گئے سب نے دیکھا ٹی وی پہ, راستہ روک لیا کہ آپ یہاں پہ تقریر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ چیزیں قائد اعظم سولر پر بہت سی چیزیں ہیں. آپ کی وہاں پہ پولیس کیا کر رہی ہے پنجاب میں؟ انکاؤنٹر میں لوگوں کو, اپنے سیاسی مخالفین کو مار رہی ہے. کس کو نہیں پتا پنجاب میں پولیس کیا کرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن یہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ ڈی جی ریجر, اگر ڈی جی ریجر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اگر یہ واضح کر دیں کہ جی کون ہے, اب یہ کہیں جی سیاسی لوگ ہیں فلاں چیز ہے, مطلب آپ بتائیں یہ کون سی پارٹی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ ہے یا وہ ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دبئی سے چلاتے ہیں, آپ کا وزیر اعظم تو ہیرڈ سٹور سے چلا رہا ہے, جو ہے اسکائپ پہ چلا رہا ہے. آپ کا سی ایم جا کے پنجاب کی جو ہے بجٹ سیشن بھی وہاں سے جو ہے نا پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے, میٹنگز پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہے وہاں سے وفاقی کابینہ کے اجلاس, جو کہ اتنے امپورٹنٹ اجلاس ہے, اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنا نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, تو یار تو آپ ہے مودی کے, ہم تو نہیں ہے یار. آپ ہی فون کرتے ہیں آپریشن سے پہلے کہ میری دعا کرنا, میں جا رہا ہوں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے, آپ ہی وہ کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کراچی میں اور بہتری کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہتے کہ کراچی کوئی 100% ہے, لیکن ہمیں مل جل کر اس کو بہتری, چاہے وہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے مسلم لیگ ہے, سب کو پارٹیوں کو مل کر, اے این پی ہے. میاں صاحب نے اتنے دورے کیے کراچی کے, آرمی چیف نے خود کہا کہ ہم پولیس کو اکوپمنٹ دیں گے اگر ان کو چاہیے ہوگا, رینجرز کو سہولیات دیں گے. کہاں سے آپ کو شکایت ہے کہ یہ دیکھیں میں بتاؤں پولیس میں اس وقت بھی ہم نے ان کا بجٹ بڑھایا ہے, لیکن ہمیں اعتراض ہے وفاقی حکومت جو ہے وہاں پر پیسے نہیں دے رہی. جو ریلیزز ان کے ہیں وہ اس میں وہ کٹ کرتے ہیں, وہ دیتے نہیں, ٹائم نہیں دیتے. ہم نے سی سی آئی پہ یہ پوائنٹ اٹھایا, ہمارے فائنانس منسٹر نے کئی دفعہ اس پہ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی ہیں کہ آپ نے ہمیں جو فنڈ لوکیٹ کیے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا کریں تاکہ ہم اس کو خرچ کر سکیں. پھر آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے. آپ جو ہے وہ مثال دیتے ہیں لنڈن کی, لنڈن کے لوگوں میں اور لنڈن کی حکومت میں تو یہ بھی وہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیا, ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ جو ہے جا کے جو ہے پاکستانی نژاد کو جو ہے وہ میئر منتخب کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ افغان ریفیوجیز کو دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں, جن کو آپ نے اتنے سال رکھے, آپ کہتے ہیں دھکے نکال کریں گے. آپ یہاں کسی اور کو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے, آپ یہاں کسی اور کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ادھر آپ دیتے ہیں مثال لنڈن کی, لنڈن کے لوگ تو برداشت کرتے ہیں مسلمان اور پاکستانی نژاد کو. آپ یہاں پہ جو ہے جو غیر مسلم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کسی عہدے پہ, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مثال لنڈن کی دے رہے ہیں کہ لنڈن میں یہ ہو گیا, تو اور مثالیں بھی ان کی لیں آپ. اچھی چیز بھی فالو. اچھا میں لیٹ می یوز مائی رائٹ ٹو ریپلائی جسٹ کوئکلی. دیکھیے میں کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں جو انہوں نے ٹچ کیا, لیکن کراچی میں دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ان کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ وہاں پہ آپریشن ہوا, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کی, آپ کو کیپٹن بنایا, جو آپ کے پیسے ہیں رینجرز کی وہ انٹریم منسٹری دے رہی ہے. اچھا آپ نے کیپٹن عوام نے بنایا نا, آپ مینڈیٹ تھا ان کے پاس, وہ لیڈ کر رہا ہے نا, اس کو ذمہ داری دی.
ठीक है। अच्छा, आपने खुद क्या किया? देखिए, चलिए लॉ एंड ऑर्डर को आप छोड़िए, वहां पे आपके नालायकी आप खुद मान रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से कराची में मुझे एक प्रोजेक्ट आप बताएं जो 1 अरब आपने किया हो। कराची को आप कितना नेगलेक्ट कर रहे हैं? 1400 अरब से ज्यादा वहां के रेवेन्यू है। अभी बजट में आपने कितना एलोकेट किया? 10 अरब, वो भी 80% सैलरीज हैं। अगर आप वाकई कराची के साथ आपकी कोई सिंसियरिटी है, कोई आप उसको हॉलिडे होम या रिजॉर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कराची आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं, और इसके लिए आपने डेवलपमेंट फंड इतने इस्तेमाल किए। फिर दूसरी बात ये देखिए, पंजाब पुलिस और कराची के पुलिस का जो आप मुआवजा कर रहे हैं, कराची में आज भी जो है पुलिस थाने जो है बिकते हैं, आज भी उनकी बोलियां लगती हैं, और ये कल्चर आम है। पंजाब पुलिस का कंपैरिजन करें आप, चलिए काउंटर टेररिज्म इस वक्त पूरे पंजाब पाकिस्तान में पंजाब पुलिस की है। उन्होंने फॉरेंसिक लैब बनाया, एक पंजाब पुलिस ने बनाया, किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में वाइड फॉरेंसिक लैब है, ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ मॉडल साहब। टाउन की बात आपने की, मॉडल टाउन की आपने बात की, एक वाकया हुआ बिल्कुल उसमें पुलिस की है, वो लोग पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसी के मुताबिक। इसी तरह 34 लोग जस्टिस बाकर की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए, खैबर पख्तूनख्वा में 34 लोग मारे गए, 8 पुलिस ने मारे लोकल बॉडीज इलेक्शन में, इसी सिस्टम। लेकिन जस्टिस बाकर की रिपोर्ट को दबा लेना जवाब दिए कोई जीआईटी बनी, उसके रिपोर्ट अफसर के सामने, या तो आप माने कि जीआईटी में जो ऑफिसर्स थे ISI से लेके MI और दूसरे वो सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या तो ये मान लें। फिर दूसरी बात ये कि छोटू गैंग, वो हम चाहते हैं कि वो उसके पीछे कौन है छोटू गैंग, लेकिन 8 साल तक तो छोटू गैंग के 90 को से क्रश उसके नहीं किया खिलाफ गया ना ऑपरेशन सर। जो है पूरे सिंध में जो है 90 के में इसके खिलाफ ऑपरेशन कच्चे के इलाकों में कई और गैंग काम कर रही है, तो एक सामने आ गया छोटू गैंग। इंडस रिवर है, वहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो कराची वालों की वो यही है। वहाँ पे पहले भी आखिल की चावनी के से वहाँ पे एक ऑपरेशन भी कंडक्ट हुआ 90s में। तो ये ऐसा नहीं कि आज का मसला है, सिंध के कच्चे के इलाकों में भी ये सूरत हाल है। स्टेट जो है नहीं रही है पिछले 30 साल से, हमें मानना पड़ेगा। मेरे पास सबसे बड़ा जो जुल्म है कराची वालों के साथ वो यही है कि वो बिल्कुल एक रोलिंग स्टोन बने हुए हैं। एक तरफ से पंजाब हुकूमत जो है वो, सॉरी अपना जो प्रोविंशियल हुकूमत है वो जिस तरह चल रही है सबके सामने है, दूसरी तरफ फेडरल जो है वो दबाव डाल रहा है कि हमने भी बहुत कुछ। दोनों हुकूमतें अपनी आप को बरी उज़्ज़मा कर रहे हैं। हकीकत क्या है वो आज कौम के सामने है। कितनी आग लगी है अभी 4 दिन के अंदर अंदर, आखिर कोई ना कोई तो मुहर्रकात होंगे। उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑल ऑफ अ सडन आग के वो लपेट में आ जाती है। फैक्ट्री किसी की, मालिकों को कुछ नहीं पता कि क्यों फैक्ट्रियों में आग लग रही है। आखिर जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इदारों की, इदारे मौजूद हैं, वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है वो सबके साथ है। आज जो नई वेव आई है कराची में, हम सबको मिलकर उसको देखना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। और उसमें मुहर्रकात वही हैं कि जैसा कि कायदे तहरीक ने मुतअद्दिद बार कहा कि अंदरूनी तौर पर भी मुल्क को खतरात हैं और बैरूनी तौर पर भी हैं। आज आप देख लीजिए पिछले कितने हफ्तों से हमारी सरहदों की क्या सूरत हाल है। उसमें अब अगर मैं बात करूंगा तो फेडरल गवर्नमेंट समझेगी जी कि मुझे कसूरवार ठहराया जा रहा है। कहां है फॉरेन पॉलिसी? जो एडवाइजर साहब थे चंद दिनों से नजर आ रहे हैं, और जब से उनका हाथ पकड़ा गया, उनको कहा गया कि काम करो, तो फिर वो जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसमें भी वो सब आ जाएगा। देखिए क्या हुआ? नहीं, आज उनके अंदर लग रहा है ना कि वो काम कर रहे हैं। क्या सरदार अजीज साहब जब इतने अरसे से हैं तो पहले नहीं काम कर सकते थे, अब क्यों कर रहे हैं? देखिए यही वजह है, हम फंसे हुए कि आप बारी पे की। अब जरा मुझे टीवार पे भी जाना है, पर एक टीवार पर भी आ जाएगा। इसमें भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना कुटी साहब। एक जुमला देखिए, फॉरेन पॉलिसी कई अचीवमेंट में आपको दिखाना चाहता हूं। अब ये मुश्किल नहीं है ना, हर जगह ये अपने चीजें अपने पॉइंट्स अपने पास रखें। एक मर्तबा जो है ना सबका जवाब देना। इस तरह तो हर मर्तबा जो है इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो बता रहा हूं भाई, कौन देख रही है? इंडिया के ख्वाब जो है चकनाचूर कर दिए। वो किसने की? हम तो खुद कह रहे हैं, वही पहले क्यों नहीं किए? एफर्ट्स किए। वो कुछ मुल्क वैसे ही खिलाफ थे उसके इंडिया के जाने के, उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी नहीं है। मेंबरशिप हमने इंश्योर की है, सीपैक हमने इंश्योर की है। ये रिमार्केबल अचीवमेंट्स है फॉरेन पॉलिसी के, आप बेशक ना माने। यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर की तरफ हम जा रहे हैं। हम जिम्मेदार नहीं है अगर इंडिया अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है। आपने फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी है, हमने अपनी दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। को एनर्जाइज करना है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन जो सिनेरियो है उस पूरे रीजन में, वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिकल रीअसेसमेंट की अपनी जगह पे जरूरत है। लेकिन आप एक ब्रेक शामिल होते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बड़ी डेवलपमेंट्स दो हुई हैं, एक पीएमएल, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से पीएमएलएन के खिलाफ, और दूसरी
पीटीआई की तरफ से, दोनों ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस दायर कर दिया इलेक्शन कमीशन में। एक ब्रेक से वापस आते हैं। 6 मिनट। क्या हद हुई है, सही है ना? हाँ, वैसे साई को तब्दील क्यों नहीं कर देते यार? वो फेस एटलीस्ट उससे वो फेस सेविंग बहुत हो जाएगी। शहबाज शरीफ को सवाल ही नहीं पैदा। ब्रेक के बाद वेलकम प्रोग्राम के आखिर से में टीओआरस के हवाले से, पैनामा लीक्स के हवाले से जो ये अहम डेवलपमेंट हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाने के लिए दो बड़ी जमातों ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। फैसल करीम पुंडी साहब, सर आपका मौकफ ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए। हमने वज़ीर आज़म समेत 4 और मेंबरान जो पार्लियामेंट है उनके भी रेफरेंस जमा कराएं, आज हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। और डेफिनेटली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, इलेक्शन कमीशन जब इसको ट्रायल करेगी तो मौका पेश करेंगे। हमने आज भी 100 सफ़ा से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्शन चेयरमैन जो है अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में हमने आज जमा करवाए हैं। हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू हम उस पर कायम है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, जिसमें इसाक डार भी हैं, इसमें कैप्टन सफदर हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज है, तो हमने 5 के खिलाफ किए हैं। और अब देखते हैं कि कब इलेक्शन कमीशन इस पे डेट रखती है और हम अपना मौका पेश करेंगे उसके ऊपर। आपने जो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि नवाज शरीफ साहब जब से सियासत में आए हैं 1985 के करीब से, उस वक्त से लेके अब तक जो इनके टैक्स रिटर्न या असासों की तफसीलात है वो आपको मुहैया की जाए, वो अब मिली है अभी तक क्या नहीं? आज हमने वो किया डिफरेंट, इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन जमा की और हमारा राइट है, हमें दिए जाएंगे। एज ए सिटीजन हमारा राइट है कि हम मांगे, हर कोई मांग सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी मांग सकता है, और हमने मांगे। और जिस तरह टीओआरस के उस पर जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे कौम के सामने कहा कि जी मुझसे शुरू करें, फिर जब टीओआर की कमेटी बनी उनके अपने मेंबरान कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं, पहले आपसे शुरू करें। हम तो नहीं है। मतलब अब कौन झूठ बोल रहे हैं? सही, वज़ीर आज़म साहब झूठ बोल रहे हैं या उनकी टीओआर की जो कमेटी मेंबरान बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? राइट जी। लतीफ खोसा साहब ने जब ये रेफरेंस दायर किया तो उन्होंने क्या फरमाया? ऑब्वियसली वो सीनियर लॉयर हैं, गवर्नर भी रह चुके हुए हैं, उनकी जो लीगल स्टैंडिंग है वो जरा जान साहब को सुनाते हैं। ना इन्होंने अपने डिक्लेरेशन जो यहाँ इन्होंने दाखिल करवाए हैं उनमें किसी में जिक्र है 85 से लेकर आज तक हमने वो सारे इनके गोशवारे निकाले हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर भी इनके उन जायदादों का, उन ऑफशोर कंपनीज का, उन एसेट्स का, उन लायबिलिटीज का, अगर ये नादहिंद थे तो उस नादहिंदगी का भी कोई जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र करना उन डिक्लेरेशन फॉर्म्स में वाजिब और लाजिम था। राइट जी। क्विकली पहले लीगल, मेरे ख्याल में तो जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है इनको तो शायद मालूम होना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट हैं। अगर आप एमएनए एमपी हैं, आपके रेफरेंसेस जो है स्पीकर और चेयरमैन के पास जानी चाहिए। कोई एसीपी इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक तो ये मेरे ख्याल में ये लोग ड्रामा कर रहे हैं एसीपी जाके। दूसरी बात ये कि ये पॉलिटिकल केस है। ये लोग आज अगर हम एआन अली और डॉक्टर आसिम खुद को छोड़ दें तो पीपल्स पार्टी का सारा जो कैंपेन है वो ठुस होकर रह जाएगा। तीसरी अहम बात ये टीओआर से ये भागे हैं। हम आज भी उसी बात पे खड़े हैं कि आप शुरू कीजिए प्राइम मिनिस्टर से तमाम ऑफशोर कंपनियां चाहे पनामा में है या नहीं है, जिसके भी हैं, भाइयों की, बेटियों की, माओं की, बहनों की, वो सब आप लाएं। उसके लिए आप तैयार नहीं? प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें। एक साल में नहीं, आई एम सॉरी, ये फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, प्रीएम्बल में लिखा है। वो सिर्फ कह रहे पनामा में तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है ही नहीं। अगर आपने ऑफशोर के खिलाफ मुकदमा ये है कि ऑफशोर कंपनियां बनी है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की बहनों की है, चाहे वो कोई और साहब हैं जिनके आपने बेटों की है, तो आप उसको आप टीओआर में क्यों नहीं लाना चाहते? आपको क्या प्रॉब्लम? फिर ये आप जो कानून बनाना चाहते हैं वो वन मैन स्पेसिफिक है। आप कह रहे हैं कि 85 से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो एक रहे हैं, 6 रहे हैं हकीकत में, सिर्फ
मिनिस्टर गिल्टी नहीं है, सबसे करें पनामा से शुरू करें। गिल्टी नहीं है आपके प्राइम मिनिस्टर। देखिए अगर इनोसेंट है, किसी की ख्वाहिश है कि वो गिल्टी डिक्लेयर करे इल्जामात की बुनियाद पे, इनोसेंट है ना वैसे। ये इल्जामात की बुनियाद पे अगर आप गिल्टी हो सकते हैं तो इस मुल्क में इस टॉक शो में हर रोज हजारों लोगों के खिलाफ इल्जामात होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। या तो हमारी अदालतें जो है वो हमने ऐसे ही बनाई सर है। आप पीएमएलएन तो ये समझती है ना कि नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली गिल्टी नहीं है, पानामा आप ये समझते हैं ना? बिल्कुल है, नहीं है सर ये समझते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर उन्हीं से शुरू करते तो कर रहे हैं। जब आप गिल्टी नहीं हो तो फिर क्या मसला है? लेकिन सिर्फ पानामा क्यों? अमीर ठीक है, मैंने 9 मीटिंग क्यों आपको प्रॉब्लम है? क्या आप सब टीआर में आप शामिल थे? आप बचाना चाहते हैं? क्या आप बचाना चाहते हैं, ये बचाना चाहते हैं जो ऑफशोर कंपनियां दूसरों की हैं वो पानामा में नहीं आई? करें, क्यों करें। देखिए सबसे बड़ा मसला है प्राइम मिनिस्टर से एक साल की बजाय एक हफ्ते में करें, लेकिन तमाम पानामा नॉन पानामा वो भी तो यही बात कह रहे हैं। असल में झगड़ा ही ना रहे, मालूम नहीं है भाई, सिर्फ पानामा, आई एम सॉरी वो आप नहीं कह रहे, प्रेम्बल में लिखा है कि सिर्फ पानामा में जो लोग हैं पानामा में। चले जी मियां साहब की कमेटी में अगर सिर्फ पानामा की बात है उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम ही राइट, अब जवाब ले लीजिए। पानामा में अटकी हुई है, प्रियम्बल में देखिए। नहीं प्रियम्बल भी सामने ही है, ये आखिरी जो सफा है ना आखिरी मीटिंग का वो भी मेरे पास है। पहली मीटिंग से लेके आखिरी मीटिंग तक पहले जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन कमेटी बनी जिसमें 9 पार्टियां शामिल थीं, उसमें ये चीज डिसाइड की गई कि शुरू से ही कि ये किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं होने जा रहा जो ये टीओआर बन रहे हैं, इसमें तमाम उन लोगों को बीच में शामिल किया जाएगा कि जो जिन ने करप्शन की है। उसमें यह जरूर है कि जिम्मेदारी चूंकि प्राइम मिनिस्टर की पहले है, और दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से खिताब करते हुए खुद कह चुके हैं कि मुझसे एहतसाब शुरू किया जाए, नंबर 1। और इसी तरीके से इमरान खान साहब भी खुद कह चुके हैं कि मुझसे मेरा जो एहतसाब जहां से करना है कर ले, इसके बाद तो कोई बात नहीं रहती। लेकिन जब वो आधी दर्जन 6 लोग हुकूमत वक्त के और 6 लोग अपोजिशन के जब वो बाहमी तौर पर सामने आमने बैठे तो उस वक्त में हुकूमत के अरकान मीटिंग में कुछ और बात करते थे, बाहर कुछ और बात करते थे। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी और ये आगे चलता रहा। हमने एमक्यूएम का मौकफ एक ही था जिसकी वजह से हम पहले दिन ही उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहे थे। लास्ट कमेंट कि जो भी ये टीओआरस बने वो सबके लिए होने चाहिए। जैदी साहब ये तो पूरी की पूरी इमारत जो है वो नीस्तो नाबूद हो गई और वो सारे जो मतलब ऑपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंडक्टिव हो। कौम चाहती थी कि इस मुल्क से करप्शन की लानत का खात्मा हो, एहतसाब का कोई निजाम बने, जिन्होंने लूट मार किया पैसा बाहर लेकर गए उसका एहतसाब हो। ये सारा ख्वाब जो है कौम का चकनाचूर हो गया है क्योंकि टीओआर पे जो कमेटी है वो कमेटी तकरीबन खत्म हो गई है। इमरान खान खुद उसी में। अमीर आपने प्रोग्राम शुरू किया था दहशतगर्दी से। एक्चुअली दहशतगर्दी का जो सीड है ना वो करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, माशी दहशतगर्दी। आप फाइनेंशियल समाजी दहशतगर्दी, फाइनेंशियल दहशत, सारी दहशतगर्दी जो है वो शुरू ही होती है करप्शन से। जब अच्छा मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। आपके जिस इस प्रोग्राम में आज के सारे आपने जो सवाल पूछा आपको जवाब एंड डिस्कशन भी मिल जाएंगे। जो यहाँ बैठेगा सेनेटर साहब बैठेंगे, अतीक साहब, वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की बात करेंगे और वो नहीं बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन कुछ दिन पहले वो आप मीडिया पे तो आप भी तो इमरान खान की बात करेंगे ना भाई, आप बैठे आप भी तो इमरान खान की बात करेंगे। इसमें कौन सी बात है? ये मैंने कौन सा गलत बात की है? मेरी बात जरा खत्म होने पे मैं सबकी बात सुनता रहा। और नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करने मेरा दोस्त अच्छा सही बैठा है जो पहले फजलुर रहमान को डिफेंड करता था, आज नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा है। नवाज शरीफ मॉरल अथॉरिटी खो चुका है हुकूमत करने की। जिस दिन उनके बच्चों का नाम आया भी खो चुका जब 2002 में उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई। मैं इमरान खान को डिफेंड करना शुरू कर दूंगा। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं भी होऊंगा। अगर खान साहब ने अगर कहीं गलती की मैं पहले उसको डिफेंड करना शुरू कर दूंगा। कुंडी साहब जरदारी साहब को डिफेंड करना शुरू कर देंगे। देखिए जवाब दे दे, हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं, हम में सब झूठ बोलते हैं हम अपने आप से, और हमसे भी झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। पहले हम अपने आप को तो चेंज करना शुरू करें। फर्स्ट एक्सेप्ट कि हमारी क्या गलती है, अपने आप को तो क्वेश्चन करें। देखिए राइट जी, चैरिटी बिगिंस एट होम। वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। चूंकि हम आपको मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम में अपडेट किया जाता रहे, आगाह किया जाता रहे कि दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती रही, ताकि आपके अंदर और नफरत पैदा हो, करप्शन के खिलाफ बेदारी पैदा हो। रूस में अभी हालिया जो कार्रवाई हुई आपको बताऊं तो रूस का एक इलाका है कैरोफ, उसके गवर्नर जो 2008 में गवर्नर बने थे जिनका नाम है जी निकिता बेलेख, उनके ऊपर 40 लाख रूसी रूबेल
रिश्वत खोरी का इल्जाम है, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुजरिमाना मुकदमा कायम किया गया है, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं रूस के अंदर। ये गवर्नर मुकर्रर हुए थे 2008 में। सो पूरी दुनिया में करप्शन से कितनी नफरत है और पाकिस्तान में करप्शन के लिए कितनी इम्यूनिटी पैदा हो गई हुई है, ये लम्हा फिक्री है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिएगा जायज़ा।